आज एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हमारे देश में अब न्याय का गला घोटा जा रहा है? मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव का, जिन्होंने खुले मंच से मुसलमानों को कठमुल्ला कहा और बोले भारत बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस इन हाउस जांच शुरू की, फिर एक चिट्ठी आते ही सब कुछ अचानक बंद हो गया। सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सच में इस जज को बचा लिया? कौन है शेखर यादव और क्या बोला उन्होंने? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव दिसंबर 2024 में वीएचपी के एक कार्यक्रम में मंच पर बोले, भारत को बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। फिर उन्होंने एक दिन विवादित टिप्पणी कर दी, कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को निशाने पर लिया। अब सोचिए, एक न्यायाधीश सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का उपयोग करे तो उसका क्या संदेश जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, उम्मीद जगी थी। इस बयान के बाद देश भर में बवाल मचा। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स और कई सीनियर वकीलों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी। इस पर तुरंत जांच होनी चाहिए। सीजीआई संजीव खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस जांच के आदेश दिए। जजों के लिए जो आचार संहिता होती है, बेंगलोर प्रिंसिपल्स, उसमें साफ लिखा है कि जज को जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। पर इस मामले में उल्लंघन तो खुलकर हुआ है। जांच की शुरुआत और जज का रुख। जांच शुरू हुई। जज साहब को जवाब देने के लिए बुलाया गया। उनसे उम्मीद थी कि वो अपने बयान पर खेद व्यक्त करेंगे, लेकिन जज साहब का जवाब था, मैंने जो कहा वो संविधान के अनुसार है, माफ़ी नहीं मांगूंगा। यानी कठमुल्ला बोलना भी संविधान के दायरे में आता है, ऐसा उनका दावा था। राज्यसभा की चिट्ठी। खेल शुरू होता है। इसी बीच राज्यसभा सचिवालय से एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, जज को हटाने या जांच करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है। चिट्ठी के आते ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच को ड्रॉप कर दिया। यानी जिस जज ने कठमुल्ला जैसा शब्द बोला उस पर अब कोई कार्यवाही नहीं होगी। वाह रे न्याय का सिस्टम! क्या सुप्रीम कोर्ट झुका या बचाया? यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। ध्यान दीजिए, इन हाउस जांच बर्खास्ती के लिए नहीं होती, ये सिर्फ अनुशासनात्मक जांच थी। संसद का अधिकार तो बर्खास्तगी पर है, लेकिन एथिक्स जांच सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खुद जांच से हाथ पीछे खींच लिया? इतिहास में ऐसा क्यों नहीं हुआ पहले? देश के न्यायिक इतिहास में कई बार इन हाउस जांच होती रही, बगैर सांसद के हस्तक्षेप के। 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 4 जजों ने भी सिस्टम की खामियों की ओर इशारा किया था। आज जब एक जज कठमुल्ला बोलकर धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या संसद की चिट्ठी से डर गया? लोकतंत्र को कौन बचाएगा? अगर अदालतें भी संविधान बचाने की जिम्मेदारी से पीछे हट जाए तो कौन बचाएगा लोकतंत्र को? क्या अब हर बार कोई जज कुछ भी कह दे और संसद एक चिट्ठी भेज दे और सुप्रीम कोर्ट कह दे हमारा काम नहीं, फिर जनता किस पर भरोसा करे? सोशल मीडिया और जनता का गुस्सा। सोशल मीडिया पर अब आग लगी हुई है कि लोग पूछ रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट भी सत्ता के दबाव में काम कर रही है। मीम्स बन रहे हैं, कठमुल्ला कहो, बहुसंख्यक की मर्जी कहो, फिर ऐसी कहे हम कुछ नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक यही है, कठमुल्ला बोलने वाला जज आज खुला घूम रहा है। जांच ठंडी पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ जोड़ लिए हैं, फिर जनता न्याय के लिए कहाँ जाए? ये सवाल हम सबको पूछना है, क्योंकि कल अगर यही आपके साथ हो तो कौन लड़ पाएगा? Attorney General Pandya, R.A. Kandraman, the learned Solicitor General Tushar Mehta, Mr. Kapil Sibal, the President of the SCBA, Rachna Srivastava, the Vice President of SCBA, the law officers, the senior advocates, the family members of Vela Trivedi, a very dear friend and former Chief Justice of Gujarat High Court,
Justice Sonia Gokani, and members of the bar. Today we come together to bid farewell to our colleague, Honorable Justice Bela M. Trivedi. The journey of Justice Trivedi to this court is indeed a compelling story. Her upbringing in Gujarat was marked by a variety of experiences due to her father's career in the judiciary, which involved frequent transfers. In a job that requires relocation, while there are challenges in settling down, it also offers exposure to the cultures of various cities and towns. I am certain these experiences would have broadened Justice Trivedi's understanding of the diverse challenges people face. Inspired by her father, Justice Trivedi pursued a career in law and practiced for nearly a decade on the civil and constitutional side, the Gujarat High Court. She then applied for high judicial service. A significant chapter in her judicial life commenced with her appointment to the City Civil and Sessions Court in Ahmedabad in 1995. It has a way of writing beautiful stories, and in Justice Trivedi's life, he wrote one such tale where she walked the same courtroom corridors as her father, both serving as judges at the City Civil and Sessions Court at Ahmedabad at the same time. This rare distinction was recognized by the Limca Book of Records, which recorded the entry in their 1996 edition as High Court, father-daughter judges in the same court. Justice Trivedi's extensive experience in the district judiciary gave her expertise in civil and criminal law as well as procedural law. As a member of the district judiciary, Justice Trivedi held several important roles. On the judicial side, he served as a CBI judge and as a special judge in several cases. Her judicial work was complemented by significant administrative responsibility, including her tenure as Registrar of Vigilance in the Gujarat High Court and as Law Secretary to the Government of Gujarat. In each of these roles, she displayed outstanding legal insight and administrative acumen. These responsibilities demanded a different set of competencies than those required on the judicial side. While adjudication calls for analytical rigor, neutrality, and legal interpretation, administrative roles require strategic planning, policy making, insight, institutional management, and the ability to coordinate across departments, stakeholders. As Registrar of Vigilance at the Gujarat High Court, she was interested with maintaining the integrity of the judicial system, handling sensitive issues with discretion, fairness, and firmness. Her tenure as a law secretary further demonstrated her capacity to engage with complex legal frameworks at the intersection of government and policy. As law secretary, she was instrumental in the establishment of the Gujarat National Law University. Justice Trivedi was elevated to the Gujarat High Court in 2011 and later to the Supreme Court in August 2021. Her elevation to this court is remarkable, as she is presently the only judge in the Supreme Court who rose to the ranks of the district judiciary. This rare journey from the grassroots levels of the judicial system to the apex court serves as an inspiration for many in the district judiciary. Her appointment brought a distinct perspective to the bench. As a judge of the Supreme Court of India, Justice Trivedi has dealt with a wide range of cases, spanning from criminal matters to those heard by Constitution Bench. I had the opportunity to share the bench with her during the proceedings of the 7-judge bench, hearing on a significant constitutional question of whether subclassification among scheduled castes is permissible under the Constitution. Justice Trivedi authored the sole dissenting opinion in the case, a reflection of her independence of thought and her ability to express her views without hesitation. As a Supreme Court judge, Justice Trivedi, who served as a visitor to the Gujarat National Law University, an institution she had previously played a key role in establishing. In this capacity, she provided guidance to both faculty and students alike. Justice Trivedi is hardworking, with a keen eye for detail and a commitment to her thoroughly preparing for each case she presides over. On a personal note, when her name was doing rounds
from the January of 2021. I had an occasion to talk to her on several occasions, and then after elevation, I found an elder sister in her. So the only elder to me by a couple of months, but she was always a beloved to me. And Ms. Matthews has mentioned about the next week's working. I have been blamed by her for that also. Because since I was to take over, the calendar was finalized by me. And I had received requests from many of the members that the beginning of July is not a right season for the Supreme Court to open up. And therefore, we decided to postpone the vacation by a week and also opening by a week. By now, on the basis of the practice which has been prevailing for last several years, they had already booked the tickets to go for attending a marriage in the family in the US, and I had to consider not to cancel our bookings. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।